Hello students, this is the video of class 12th and the chapter is polymers. Although polymers chapter आपको मैंने समझा दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसकी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम थी। कुछ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स में जैसे बेकेलाइट, नोवेलाइट कैसे बनता है और कंडेंसेशन पॉलीमर या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस है, उसकी कैसे रिएक्शन होती है। तो उसके लिए मैंने बेसिकली आपकी 2 और 3 वीडियोस ही बनाऊंगी इसकी पॉलीमर्स की। तो फर्स्ट वीडियो में आज हम इसको फिनिश करेंगे यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ मैं इसको यहाँ पे ब्रीफ में लेके। जैसे पॉलीमर्स है तो एवरीबॉडी नोज इट, आप लोग जानते ही हैं कि पॉलीमर्स होता क्या है। पॉलीमर जो है ग्रीक वर्ड है, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, राइट, और मर मतलब MER। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है शॉर्ट में कि मर्स मतलब पार्ट और यूनिट, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं जब वो मिल करके, ठीक है, अब वो मिलने की क्या क्या रिएक्शन, क्या मैकेनिज्म है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो एक बल्क में एक आपके पास एक या ह्यूज मैक्रोमोलिक्यूल जो मिलता है, हम उसी को पॉलीमर बोलते हैं या पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे ये जो पॉलीमर होता है, ये इसकी जो रिएक्शन मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट इज द एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड द सेकंड वन इज द कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन, इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। एडिशन, चेन, एडअप होता जा रहा है, ठीक है, चेन बनती जा रही है, एडिशन सिंपल याद रखिए। और कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ, कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ क्यों कहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक। आज बात जो होगी यहाँ पे हम इसी की बात करते हैं, एडिशन, पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पॉलीमर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी चीज आप आसपास, वट एवर यू वेयरिंग, जो भी आपने पहना हुआ है, जो स्पेक्स है, जो भी चीजें हैं, या वॉल पेंट है, कुछ भी चीज है, वो सब आप एक पॉलीमर है, ठीक है। आप प्लास्टिक में चले जाओ, बॉटल्स, लंच बॉक्स, टिफिन, कुछ भी है, वो सब कुछ आपका पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर तो आपको इंटरेस्टिंगली ही पढ़ना चाहिए, ठीक। ये हमारी फर्स्ट, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे जगह शॉर्ट है। तो ये आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ से आई? एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसके अंदर आता है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि पॉली बैग ले लो, पॉलीथीन दे दो। कुछ लोग, कुछ बच्चे इसको बोलेंगे कि थोड़ा वैसे एरियाज में चले जाइए कि पन्नी क्या है, तो कुछ पन्नी को भी और मॉडिफाई करो या और इसको बेकार उसमें कह देते पिन्नी क्या है। तो वो जो वर्ड है, जो ये पन्नी जो आपने बोला, तो एक्चुअली में वो पॉलीथीन है, इथीन, ETHENE, याद आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या हुआ, ये आपका इथीन है। तो जब ये छोटे छोटे इथीन मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल या बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तब हम उसको कहते हैं पॉलीथीन। तो आज जो ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है और इसके में 3 स्टेप्स होते हैं। क्लास 11th में आपको समझाया था, वहां पे आपको क्लीवेज बताया था कि क्लीवेज क्या होता है। क्लीव मतलब टूटना, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड है, सपोज देयर इज एटम एंड देयर इज एन एटम, और ये आप इसको बॉन्ड को इसको तोड़ना, तो वो टूटने का क्या है, मतलब बॉन्ड कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई लाइन है। बॉन्ड मतलब क्या कि एक ये इलेक्ट्रॉन है एटम के और एक ये इलेक्ट्रॉन है, बस दोनों का इनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपका बॉन्ड भी बन रहा है वहां पे। तो उसको जो उसका टूटना होता है वो 2 तरह से हो सकता है, होमोलिटिक क्लीवेज और एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जो होमोलिटिक क्लीवेज है उसका क्या मतलब है, होमोलिटिक मतलब लाइसिस, लाइसिस, लिटिक मतलब टूटना, ठीक है, और होमो मतलब सेम, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपका यहां से ब्रेक हुआ, जो जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो उसी की तरफ चला गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक मतलब कि किसी एक की सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन जो बीच में है उसको, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी विसिनिटी में आ जाए, वो टूट जाए वहां से, तो एक पर आपका फिर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो वहीं पर हमने बताया था वो आपका कार्बोकेटायन या कार्बेनाइंस आपका बन रहा था। चलिए वो अलग बात है, वो इंटरमीडिएट में मैंने आपको समझाया था कि इंटरमीडिएट स्पीशीज कैसे बनती है, ठीक है।
तो वहीं पर होमोलिटिक क्लीवेज से आपका जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती थी वो आपकी क्या होता था, फ्री रेडिकल्स होते थे, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और हेट्रोलिटिक से तो आपका अलग ही पार्ट बन रहा था, वो तो हमने छोड़ ही दिया वहां पे, है ना। अब यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज की ही बात करते हैं। ये जो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट ये जो आपको दिखाई देगी, ये आपके फ्री रेडिकल्स हैं सारे, ठीक है। इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप्स, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है। चेन इनिशिएशन मतलब चेन को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, ठीक है। फिर प्रोपेगेटिंग मतलब प्रोपेगेट मतलब बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो बढ़ेगी चेन। टर्मिनेट मतलब ये नहीं कि वो चेन बढ़ती ही जा रही है, वो चेन उसको रुकना होगा, क्योंकि हमें जितना हमें डिजायर्ड आपको अमाउंट चाहिए या डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो आपको मिल चुका है। अब आप उसको फर्दर आप उसे बढ़ाना नहीं चाहते तो वो आपको उसको चेक करोगे, रोकोगे उसे वहां पे, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम। ये वाला जो स्टेप है आपका चेन इनिशिएशन स्टेप है। अब ये बेंजोइल पेरोक्साइड क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन में आपको दिखा रही हूँ, तो आप कह सकते हो कि मैम आपने तो अभी अभी बोला बिल्कुल कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथीन है, और जब इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीथीन। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ऐसे आप कई जगह देखोगे ये फॉर्मेशन देख रहे हैं, तब मैं इसको क्या कहूंगी, इथीन नहीं बोलूंगी, इसको मैं पॉलीथीन बोल सकती हूँ, या मैं इसको पॉलीमर बोल देती हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हटा आपका, ठीक है, ये यहां से एडिशनल है, ये नंबर ऑफ n बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है पॉलीमर्स को शो करने का, इस तरह से हम ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसके आगे भी बहुत बड़ी चेन है, इधर भी और इधर भी, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये चेन इनिशिएशन में स्टेप में इनिशिएटर का काम कर रहा है, इनिशिएट करेगा, ये बात क्लियर है। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है आपका, C6H5COOCO C6H5। अब इसका होमोलिसिस होगा यहाँ पे, इसका भी होगा, इथीन का भी हो रहा है यहाँ पे और इसका भी होगा। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड का होमोलाइसिस से हमको फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ये भी है और ये भी है, ये मिट गया यहाँ पे शायद, ये भी आपका फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये फिनाइल रेडिकल है आपका, ठीक है। पॉलीमर ये आप अभी इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको ना, इसको मैं रब कर दी। चलिए ये हाफ एरो का मतलब क्या है कि होमोलिसिस हो रहा है। होमोलिसिस में आपका क्या होगा, इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिल गए, C6H5COO, और ये क्या आ जाएगा C6H5COO, फ्री रेडिकल्स हो गए, ठीक है। अब तेजी से क्या होगा, ये CO2 अलग हो जाएगा, CO2 ये यहाँ से एकदम अलग हो जाएगा और फिर आपके पास यही मिल जाएगा, तो मैंने एरो लगा के लिख दिया 2C6H5। जैसे ये मिला उसके तुरंत बाद आपको ये मिलेगा फिनाइल रेडिकल। ये क्लियर हो गया, यहां से ये वाला पार्ट एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है। अब फिनाइल फ्री रेडिकल जो है, फिनाइल फ्री रेडिकल है, इथीन की तो हम बात ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोनोमर क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, इथीन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन पढ़ रहे हैं तो उसमें मोनोमेरिक यूनिट क्या चीज है, इथीन है, तो इथीन ऑलरेडी है ही आपके पास, तो ये इनिशिएटर का काम करेगा। यहाँ पर ऐसे आप दिखा सकते हो, इसमें भी होमोलाइसिस होगी, जब ऐसे होमोलाइसिस होगी तो ये इसके साथ ऐड हो जाता है, जब ये इसके साथ एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, वो तो यहाँ पे शो हो ही रहा है, फ्री रेडिकल आप दिखा रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, ये वाले मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो C6H5 एक ये था, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ गया बीच में, ये बॉन्ड बन गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड तो हमारा टूट ही गया था, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया। अब इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर आके ये फर्दर आपका फ्री रेडिकल में इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। बेंजोइल पेरोक्साइड ने क्या किया, होमोलिसिस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ पे चेन इनिशिएटर का काम कर रहा है। कई बुक में यहाँ पर चेन इनिशिएटर को ऐसे भी लिखा होगा, केवल IN शो कर देंगे, वो इनिशिएटर ही है, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड लिया जाता है, याद रहेगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। तो ये वाला स्टेप जो था, ये 2 स्टेप हमारे इसमें आ जाते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप्स में, ठीक है।
चेन प्रोपेगेटिंग में क्या होगा, अब आपके पास फाइनल चीज क्या है, ये है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जैसे ये फिनाइल रेडिकल है तो फिनाइल रेडिकल ने इथीन से के साथ किया तो यही होगा, फिनाइल रेडिकल्स भी होंगे बहुत सारे, वो मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो C6H5CH2 हम यहाँ की बात कर रहे हैं, C6H5 आपका, और ये हो गया आपका CH2, ठीक है। तो आपकी क्या रिएक्शन हो जाएगी, ये यहाँ पे एक CH रह गया है, इसको भी आप लगा लीजिए ऐसे, क्योंकि मैं इसी को मान के चल रही हूं ना, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, C6H5CH2, ठीक। फिर से इथीन है यहाँ पे, तो ये फिर से यहाँ पे ऐसे होमोलाइसिस होगा, फिर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये वाला पार्ट तो मैं ये वाला मान लू, क्लियर है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। तो इसके अलावा कितने आ गए यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन, तो इसके अलावा कितने आ गए यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 कार्बन, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। ये फ्री रेडिकल यहां से आया चेन इनिशिएशन स्टेप से, इथीन ऑलरेडी है ही उसमें, इथीन का फर्दर होमोलाइसिस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो मैं पीछे से देखती हूँ इधर प्रोडक्ट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इधर है, ये वाला ये पार्ट हो गया। अब इसके इधर ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, अभी नहीं लगाते हम यहाँ पे क्योंकि अभी हमने बॉन्ड टूटा हुआ भी नहीं दिखाया, ठीक है। तो आप जब ये टूट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना लेते हैं, ये बात क्लियर है। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4 और 5 आपका इथीन का, 1 2 3 4 और 5 आपका इथीन का। अब क्योंकि वैलेंसी पूरी नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये फिर से आपका फ्री रेडिकल है, ठीक। इसके बाद ये पूरा का पूरा फिर इथीन से साथ में रिएक्ट करेगा, क्लियर हो रहा है। तो ये एक तरह से चेन बढ़ती चली जाती है। अब इसके लिए हमने, अब ये हमारी कौन सी चेन बढ़ेगी, बीच में CH2 ही आता चला जाएगा, लास्ट में तो आपका यही रहना है, ये बात क्लियर है। इसके आगे के भी स्टेप आप करके देखोगे तो लास्ट वाली स्पीशीज आपको यही मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट में तो आपका यही रहा, ये आपका C6H5 है मेन है। अब इथीन जो है CH2 ये एडअप होता चला जाएगा, तो CH2 बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे N लगा दिया, क्लियर हो गई बात। इसको हम कहते हैं चेन प्रोपेगेटिंग, चेन बढ़ती जा रही है आपकी, बढ़ती, एक एंड पे तो C6H5 होता जा रहा है और एक एंड पे आपका फ्री रेडिकल वाला CH2 वो उधर हो रहा है, बीच में से आपकी CH2 ऐसे चेन बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये हुआ चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, क्लियर है। अब आता है यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब ऐसा नहीं कि भाई ठीक है, चेन टर्मिनेट करने के लिए क्या करोगे, टर्मिनेट करने के लिए इस फ्री रेडिकल को यहाँ पे इसको कुछ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एडअप कैसे हो रहा है, यहीं से तो ऐड होता है, एडअप कैसे हो रहा था, ये वाला पार्ट ही तो इसके साथ में यहाँ पे जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, अब चेन टर्मिनेटिंग स्टेप के लिए क्या करेंगे, या तो ऐसा ही रिवर्स में आके इसके साथ ऐड कर जाए, जैसे C6H5CH2 N और CH2 ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, जब दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। फ्री रेडिकल बन कब रहा है, जब एक फ्री रेडिकल है आपके पास और दूसरे वाले जो स्पीशीज है, दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें से फ्री रेडिकल बन रहा है, वो टूट रहा है। क्या बोला, फ्री रेडिकल बन कब रहा है, दोबारा सुनो मेरा सेंटेंस, जब एक फ्री रेडिकल है आपके पास, ये C6H5 है, और दूसरे में से फ्री रेडिकल आपका बन रहा है, होमोलाइसिस हो रहा है, इसमें भी यहाँ फ्री रेडिकल बना, तो ये फ्री रेडिकल है आपके पास, और दूसरे में से भी, दूसरा क्या है, इथीन, इथीन में से भी होमोलाइसिस होके फ्री रेडिकल बन रहा है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी क्या हुआ था, यही हुआ था, सेम यही आपका, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया नहीं, आप इसको लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, फर्दर यही होगा, फिर से यही होगा कि ये अब तो फ्री रेडिकल है ही आपके पास, ये होमोलाइसिस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर से आपके पास ये मिला। अब ये कितनी भी बन सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे N लिख दिया, नंबर ऑफ, ये बहुत सारे से मतलब है इसका, ये बात क्लियर है। अब मैंने कहा कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, कि भाई ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल उधर से आ जाए और फ्री रेडिकल एक साथ में मिलके दो फ्री रेडिकल्स जुड़ जाएं, किसी और का होमोलाइसिस ना हो एक तरह से, तो हमारे पास क्या होगा, वो चेन रुक जाएगी,
ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल रुक जाएगी, प्रोपेगेशन रुक जाएगा, तुरंत वो वहां पे चेक हो जाता है, तुरंत वो टर्मिनेट हो जाता है, तुरंत आपके पास पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल मिल जाता है, डिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल यू विल गेट। ठीक, तो C6H5 CH2 होल एंड यहाँ पे देखो CH2 फ्री रेडिकल, सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया, ऐड मैंने बोला ना इसको ऐड कर लेंगे तो ये और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो गुंजाइश है नहीं हमारी, क्लियर है। तो देखो ये वाला पार्ट ये आ गया C6H5 CH2 होल एन और फिर ये CH2, यहाँ पे आप मान लीजिएगा CH2 है। ठीक है, ये आपका यहाँ से CH2, ये चीज यहाँ से जुड़ जाएगी, CH2 हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा पार्ट आपका इधर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो चेन रुक जाएगी। यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल का या किसी दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स नहीं दिखाया, यहाँ पे तो फ्री रेडिकल्स को आपस में जोड़ दिया है। तो दैट इज द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, कि भैया अब चेन नहीं बन रही, प्रोपेगेट नहीं हो रही, वो आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी जो चेन है वो टर्मिनेट हो चुकी है। तो दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल जो है आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन में आता है, क्योंकि इसमें ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन, तो ये है ही, ये आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक, तो पॉलीथीन जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक मतलब द पॉलीमर विच हैव द पॉलीमर्स विच हैव द कैपेसिटी ऑन, आपने उसको टेम्परेचर दिया तो वो सॉफ्ट होगा, और अगर आपने उसको कूल डाउन किया तो वो कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर देने पे वो हार्डनिंग की तरफ जाएगा। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहलाए जाते हैं। और इसमें दो आते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में, एक होता है LDPE और एक होता है HDPE। तो these polymers are capable heating and hardening on cooling and are so called LDPE and HDPE। अब LDPE क्या है, LDPE है लो डेंसिटी पॉलीमर और HDPE है हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। HDPE में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको LDPE मिलता है, और LDPE का जो ब्रांच उसमें लीनियर होता है, लेकिन कुछ ब्रांच होती है, जबकि HDPE ब्रांच नहीं होती है, ब्रांच पॉलीमर वो नहीं होता है। और HDPE में जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है, उसी प्रेजेंस में वो बनता है, LDPE में ये नहीं बनता है। ठीक है, ये कुछ नोट्स है वो मैंने आपको दे भी दिया, थोड़ा सा बता दिया बस यहाँ पे। अब इसके बाद में हमारा आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन जब हम पढ़ेंगे तो कंडेंसेशन में आपको बेकेलाइड नोवेलाइट जो है वहां पे वो मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी। एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल, तो इसमें पॉलीथीन का आई गया है एडिशन में। दूसरा जो एग्जांपल है इसमें कुछ है, इसमें टेफ्लॉन है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। टेफ्लॉन जो होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा। Are the questions related to the polymers? They can be different for this video. ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि आपको पॉलीमर में ऑलरेडी इलैबोरेट करके अच्छे से डिस्क्राइब करके वो समझाया हुआ है, तो कुछ मिक्स हो सकते हैं क्वेश्चंस, आप देख लीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रेड नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब जैसे आप इसका ट्रेड नेम लिखेंगे तो इसका आप फॉर्मूला भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसको बना करके भी लिखेंगे, इसका मोनोमर भी लिखेंगे फिर यहाँ पे। On the second question is on the basis of forces between their molecules in a polymer, to which class does nylon 6s belong? Right? Arrange the following polymers in the increasing order of tensile strength. Nylon 6, Buna S और polythene. इनके increasing order आपको बताना है tensile strength के बढ़ते हुए क्रम में. Difference between thermoplastic and thermosetting polymers. The fifth question is write the structure of a reagent used for initiating a free radical chain reaction. How does it act? ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अभी आपको जैसे समझाया था, आप कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पॉलीमर्स व्हिच इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। और हम एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। 7th क्वेश्चन आप ये लिख लीजिएगा, सम कॉमन एग्जांपल्स
जो आपके एनसीईआरटी में है उन्हीं को लिखना है. द एग्जांपल्स इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी रिलेटेड टू एडिशनल पॉलीमराइजेशन, या आप इसको कहें कि चेन पॉलीमराइजेशन. जो चेन पॉलीमर्स में आते हैं, ऐसे आप कुछ पॉलीमर्स के एग्जांपल्स लिखेंगे. इन क्वेश्चंस को करिए इस वीडियो के बाद में.